हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पीटीआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हमारे इस चैनल पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है। लगातार रोजाना आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। राजस्थान पीटीआई जनून जी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो यहाँ दे रखा है, और जो मेरी आईडी का यानी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है यहाँ दे रखा है। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपकी 8वीं यूनिट मनोरंजन से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, मनोरंजन का अर्थ रिक्रिएशन। ठीक है, मनोरंजन ऐच्छिक क्रिया है। तो पहले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मन बहलाने का ऐसा अनुभव जिसमें शांति और प्रसन्नता मिले, यह कथन किसका है, किस वैज्ञानिक का है दोस्तों। ये परिभाषाएं हैं, जेबीनेस की है, सोल्सन की है, सेमनी की है या बुहर की है। ये चार है दोस्तों। जेबीनेस ने कौन सी परिभाषा दी थी? जेबीनेस ने दोस्तों मनोरंजन कोई भावना नहीं है, यह व्यक्ति सहनशीलता जो कि वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है ना दोस्तों, ये किसने परिभाषा दी? जेबीनेस ने। तो अगले जो है दोस्तों सोल्सन ने कौन सी परिभाषा दी? मनोरंजन गति का नहीं संवेग है। ठीक है ना दोस्तों, मनोरंजन गति नहीं संवेग है, व्यक्तिगत अनुक्रिया है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। ठीक है ना दोस्तों, ये किसने कहा? सोल्सन ने। अगले जो है दोस्तों सेमनी ने कौन सी परिभाषा दी? सेमनी ने जो परिभाषा दी दोस्तों, मनोरंजन का क्रियाओं से नहीं इच्छाओं से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन का क्रियाओं से नहीं इच्छा से संबंध है, यह निजी मनोवैज्ञानिक पहुंच है और जिंदगी जीने का तरीका है। ये किसने कहा दोस्तों? सेमनी। तो अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों डी। मन बहलाने का ऐसा अनुभव जिसमें शांति और प्रसन्नता मिले, तो ये किसने कहा दोस्तों? बुअर ने कहा। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। साथ में कमेंट करते रहिए दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। एक प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ये जानकारी हर बच्चे के पास पहुंच जाए। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसोटोनिक व्यायाम की खोज करता है। आइसोटोनिक व्यायाम की खोज करता कौन है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि फिजियोथेरेपी के अंदर 3 प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? 3 प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। 3 व्यायामों को बताया गया है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, हिटलर और मुल्लर ने कौन से व्यायाम की परिभाषा दी? ठीक है ना दोस्तों, हिटलर और मुल्लर ने आइसोमेट्रिक जो व्यायाम थे उनकी परिभाषा दी और इनकी खोज की। ठीक है ना दोस्तों, आइसोमेट्रिक व्यायाम की खोज किसने की? हिटलर और मुल्लर ने। ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है? इन्हें गतिहीन व्यायाम भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इनमें व्यायाम करते वक्त मांसपेशियां क्या रहती है? स्थिर रहती है। ऐसे व्यायाम में मांसपेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण मसल की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है। ऐसे व्यायाम में स्थैतिक प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचन किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मुल्लर ने जिसकी खोज की आइसोमेट्रिक व्यायाम की। ठीक है ना, अगला जो है दोस्तों डॉक्टर लून पेरिन। ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर लून ने की थी आइसोटोनिक की। किसकी? आइसोटोनिक की खोज किसने की दोस्तों? डॉक्टर लून ने की। आइसोटोनिक व्यायाम क्या है? इसे भी गतिशील संकुचन वाला व्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील संकुचन वाला व्यायाम कहते हैं। ऐसे व्यायाम में मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है जो सदैव स्थिर रहता है। क्या रहता है? जो सदैव स्थिर रहता है। ऐसे व्यायाम मांसपेशी की सहनशीलता विकसित होती है। ठीक है ना, ऐसे व्यायाम से क्या होता है? मांसपेशी की सहनशीलता विकसित होती है। ऐसे व्यायाम में सदैव वजन का प्रतिरोध काम में लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके उदाहरण भी आप समझ सकते हैं, लेग एक्सरसाइज, बेंच प्रेस, इसके उदाहरण हो जाएंगे। किसके? आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक की खोज किसने की? डॉक्टर लू ने। अगला दोस्तों पेरिन ने कौन से व्यायाम की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसोकाइनेटिक। ठीक है ना दोस्तों, तीसरा जो आइसोकाइनेटिक है उसकी खोज करता कौन है दोस्तों? पेरिन। यह आइसोमेट्रिक व आइसोटोनिक का मिश्रण होता है। ठीक है ना दोस्तों, दोनों का मिश्रण है आइसोकाइनेटिक। ऐसे व्यायाम में जोड़ पर अधिकतम तनाव और दबाव दिए जाते हैं। ये शरीर की अधिकतम दमखम को विकसित करते हैं। ठीक है ना, शरीर के अधिकतम दमखम को विकसित कौन करता है दोस्तों? जो पेरिन ने खोज की आइसोकाइनेटिक की। ठीक है ना, ऐसे व्यायाम में 2 मशीनों का
बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें सीबेक्स और आर्थिट्रॉन, ठीक है ना दोस्तों, ये दो मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों, फिजियोथेरेपी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। ये 3 व्यायाम है दोस्तों, तीनों को मैंने आपको बता दिया खोजकर्ता, और इससे आपको जो भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे आप उसको क्लियर कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस तरह की हड्डी की चोट से हड्डी टूट जाती है? हड्डी टूट जाती है और धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले अपने पढ़ लेते हैं चोटें कितने प्रकार की होती है, चोटें और कौन कौन सी चोटें होती है, सब के बारे में अपने पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो विखंडित फ्रैक्चर होता है, कौन सा विखंडित फ्रैक्चर कौन सा होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर अपने सरल फ्रैक्चर, अवनित फ्रैक्चर और जटिल फ्रैक्चर सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 9 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, 9 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। तो पहला कौन सा दोस्तों, साधारण यानी सिंपल फ्रैक्चर, जब हड्डी आमतौर पर बिना किसी घाव के टूट जाए तो साधारण फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना, सरल फ्रैक्चर हो गया। दूसरा विकृत, दूसरा कौन सा है, विवर्त यानी कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर, जब हड्डी टूटकर त्वचा को फाड़ कर बाहर निकल आए तो इसे ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब तीसरा जो है दोस्तों, जटिल कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कौन सा, जटिल कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है जब हड्डी टूटकर किसी आंतरिक अंग में घुस जाए, क्या, जब हड्डी टूटकर किसी आंतरिक अंग में घुस जाए तो उसे जटिल कॉम्प्लिकेटेड चोट कहते हैं। अगली है दोस्तों पैचडी यानी इम्पेकेटेड जो होती है दोस्तों, जब एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाए तो उसे पचड़ी क्या कहते हैं दोस्तों, पचड़ी या इम्पेक्टेटेड कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, पचड़ी कहते हैं उसको, जब एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाए। अगली जो है दोस्तों बहुखंड, कौन सी, बहुखंड है जो, उसको कहते हैं दोस्तों क्यूमनिकेटेड, क्या, क्यूमनिकेटेड कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जब एक ही हड्डी के टूटकर बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, क्या, जब एक ही हड्डी के टूटकर बहुत सारे टुकड़े हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, बहुखंड, कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। इसका राइट आंसर भी दोस्तों डी होगा, जटिल फ्रैक्चर, ठीक है ना दोस्तों। या डिप्रेस्ड, जब हड्डी टूटने के बजाय अपने स्थान पर दब जाए, यह आमतौर पर चपटी हड्डियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप इसको समझ सकते हैं खोपड़ी, ठीक है ना दोस्तों, खोपड़ी इसको उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जो है दोस्तों ग्रीन स्टिक जो कच्ची लकड़ी होती है, क्या दोस्तों, कच्ची लकड़ी, ठीक है ना, कच्ची लकड़ी। बच्चों की हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और हल्के से दबाव से टूट जाती है, अतः ऐसा फ्रैक्चर बच्चों में सामान्य तौर पर देखा जाता है। कौन सा, ग्रीन स्टिक, ठीक है ना दोस्तों। हेयरलाइन, बाल जैसा फ्रैक्चर कौन सा होता है दोस्तों, जब हड्डी किसी बाहरी आघात की वजह से टूटने की बजाय फट जाए और उसमें एक बाल जैसा गैप हो जाए तो उसे कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं दोस्तों, हेयरलाइन या बाल जैसा फ्रैक्चर, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो है दोस्तों पैथोलॉजिकल यानी विकृत, शरीर में बीमारी आने से या बुढ़ापे में जाने से शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है और अपने आप टूटने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पैथोलॉजिकल या विकृति कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया क्लियर, चोट आपको समझ में आ गई कितने प्रकार की चोट होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। जल्दी से आप कमेंट भी करते रहिए साथ में इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशी खिंचाव को तकनीकी रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है दोस्तों, स्ट्रेन, ठीक है ना दोस्तों। जो स्प्रेन है दोस्तों वो लिगामेंट की चोट है दोस्तों, और जो स्ट्रेन है दोस्तों वो टेंडन की चोट है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगर कुब्जता को क्या कहते हैं, अगर कुब्जता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है दोस्तों, इसे कुबड़ापन भी कहते हैं, पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मेरुदंड को कंधों के जस्ट नीचे के हिस्से में की मांसपेशियां इकट्ठी होकर एक उभार बना लेती है जिससे पीठ पर एक कुबड़ बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पीठ पर क्या बन जाता है, एक कुबड़ बन जाता है, और इसे पार्श्व कुब्जता भी कहा जाता है, कुबड़ापन भी कहते हैं काइफोसिस को, ठीक है ना दोस्तों।
इसमें राउंड शोल्डर विकृति भी काइफोसिस का उदाहरण बनती है। इसे राउंड बैक भी कहते हैं। बागवान, दर्जी आदि की दिक्कत रहती है दोस्तों। इसे क्लोज हिचबैक भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्लोज हिचबैक किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, काइफोसिस का। ठीक है ना, तो अगला ऑप्शन है दोस्तों स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस किसका उदाहरण है दोस्तों, स्कोलियोसिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्कोलियोसिस क्या है, इसे रीढ़ की वक्रता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। इस बीमारी में मेरुदंड में दाएं और बाएं घुमाव आ जाता है, जिसमें सी शेप और एस शेप के आकार बन जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा स्कोलियोसिस। और अगला है दोस्तों फ्लैट फुट। ठीक है ना, इसमें स्पाट पांव भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे पेस प्लेंस भी कहते हैं और फॉलन आर्क भी कहते हैं। पैर के तलवे में पाई जाने वाली खांच आर्क ना पाया जाना, इसका कारण पैर के तलवे का लिगामेंट का जरूरत से ज़्यादा ढीला हो जाना। ऐसे लोग जंपिंग कूदना नहीं कर पाते। ठीक है ना दोस्तों, इसके जो उपचार है, पंजों पर चलना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, ये सब इसके उपचार है। इसको पेडोमीटर से मापा जा सकता है। अगला तो ऑप्शन बचता है दोस्तों लॉर्डोसिस। ये किसका उदाहरण है दोस्तों, अग्र कब्जता का उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको अस्थि वक्रता भी कहते हैं, इसे अस्थि वक्रता भी कहा जाता है, इसे अग्र कुब्जता भी कहा जाता है। इसमें मेरुदंड की उदरीय लंबर भाग में पेट की तरफ घुमाव आ जाता है, जिसे पेट के पीछे पीठ में खालीपन आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर कुब्जता का उदाहरण हो जाएगा लॉर्डोसिस। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट एड शब्द कब अपनाया गया। ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट एड कब अपनाया गया, आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फर्स्ट एड सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके ऑप्शनों पर बात कर लेते हैं। जो 1767 था दोस्तों, 1767 में क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट एड क्रिया के रूप में कृत्रिम श्वसन को हॉलैंड के विलियम हिंजे ने 1767 में ड्रोनिंग श्वास की बीमारी में काम लिया था। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। अगला है दोस्तों 1872 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, 1872 के अंदर इंग्लैंड के सेंट जॉन ने इसे सारी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। किसको, फर्स्ट एड को। ठीक है ना दोस्तों, 1872 के अंदर। और 1875 के अंदर सेंट जॉन ने विश्व की पहली वाहन एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। जो एम्बुलेंस वाहन सेवा है वो कब शुरू की गई थी दोस्तों, 1875 को। और जो फर्स्ट एड शब्द है दोस्तों 1877 में किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों, तो 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा इसे अपनाया गया। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है उपचार की पद्धति है। उपचार की पद्धति कौन सी है दोस्तों, प्राइज, राइज, फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कौन सा, बी, RICE। ये क्या है दोस्तों, उपचार की पद्धति है। आर यानी रेस्ट, जिस जगह चोट लगी हो उस भाग को समस्त गतिविधियां तुरंत बंद कर देनी चाहिए, साथ ही उसे जोड़ से संबंधित हरकतें बंद कर देनी चाहिए। अगला दोस्तों आइस। कौन सा, आइस। आइस से क्या मतलब है दोस्तों, आइस का मतलब प्रत्येक 2 घंटे से 20 से 30 मिनट तक चोटग्रस्त भाग पर बर्फ का सेक करें जब तक वह भाग सुन्न न हो जाए। प्रत्येक 4 से 5 मिनट में बर्फ को हटाकर उससे जोड़ को हल्की सी हरकत करवाएं। ठीक है ना दोस्तों, विशेष बात का ध्यान में आपको क्या रखना है, बर्फ को कभी नगन न लगाएं, नहीं तो हीट बोर्न हो जाएगा। अगला जो सी है दोस्तों, सी से क्या मतलब है दोस्तों, कंप्रेशन। क्या, कंप्रेशन। बर्फ को हटाते ही चोटग्रस्त भाग को किसी भी टेप या बैंडेज से बांधकर दबाव बनाए ताकि जगह सूजन न आए। क्या, उस जगह सूजन न आए, दबाव बनाए रखें। ठीक है ना दोस्तों। अब अगला बचता है ई का क्या अर्थ है दोस्तों, ई का है एलिवेशन। चोटग्रस्त भाग को उसके सामान्य स्थिति से ऊपर उठाकर रखें ताकि रक्त का प्रभाव विपरीतगामी हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, चोट के 48 घंटे तक चीजें हराम है। क्या जो हराम यानी दोस्तों HRAM, हराम। H का क्या मतलब दोस्तों, हीट। R का मतलब रनिंग।
ए का मतलब अल्कोहल और एम का मतलब मसाज, ये क्या है, सब हराम है, ठीक है ना। ये आपको नहीं करना है उपचार की पद्धति के अंदर, ठीक है ना। अगले प्रश्न, इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, टेंडन की चोट को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले अपने इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेन, मायोसिटियस, मायोटोनिया और स्प्रेन, ठीक है ना दोस्तों। जो मायोसिटियस है, जब कार्य में शामिल एक या दो कंकालीय पेशियों में सूजन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मायोसिटियस, ठीक है ना। और जो मायोटोनिया है, जब पूरे शरीर की मांसपेशियों में जकड़न बनी रहे तो मायोटोनिया कहलाता है, क्या कहलाता है, मायोटोनिया। और ये जो स्प्रेन है, स्प्रेन क्या है दोस्तों, लिगामेंट जोड़ की चोट है, ठीक है ना। लिगामेंट की चोट को क्या कहते हैं, स्प्रेन। और लिगामेंट क्या करता है दोस्तों, जोड़ पर हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। और लिगामेंट स्प्रेन चोट को क्या कहते हैं, स्प्रेन, जो पहले भी अपने बता चुके हैं। और दोस्तों स्ट्रेन, इसका टेंडन की चोट को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। स्ट्रेन 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्ट्रेन दोस्तों 3 प्रकार की होती है, कौन सी दोस्तों, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं, इसे माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं। इसे मांसपेशियों का अंतिम छोर टेंडन खिंच जाता है, इसे ही क्रैम्प आना कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, क्रैम्प आना कहते हैं। अगला जो है दोस्तों सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, मॉडरेट स्ट्रेन, कौन सा दोस्तों, मॉडरेट स्ट्रेन, ठीक है ना। मॉडरेट स्ट्रेन कौन क्या होता है दोस्तों, इसमें मांसपेशी में हाथ लगाने पर थोड़ा दर्द महसूस होता है, इसे मायोगिलिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मायोगिलिया भी कहते हैं। अगला दोस्तों थर्ड स्ट्रेन कौन सा है दोस्तों, इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें टेंडन हड्डी से टूटकर अलग हो जाता है, क्या होता है, टेंडन हड्डी से टूटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसे मसल रैप्चर भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये थे स्ट्रेन 3 प्रकार के। और इससे स्ट्रेन से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रश्न है दोस्तों, फलन आरक कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, तो पहले थोड़ा अपने क्लियर कर लेते हैं क्योंकि अपने इसमें थोड़ी थ्योरी भी हो जाएगी और आपके टॉपिक क्लियर भी हो जाएंगे। क्लाफुट किसे कहते हैं, इसे पेस केवस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेस केवस भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें पैर के तलवे की खांच आरक का जरूरत से ज्यादा गहरा होना होता है, इसे सुपिनेटेड फुट भी कहते हैं, इसे होलो फुट भी कहते हैं। इस विकृति में पैर में सदैव फ्लेक्शन की क्रिया बनी रहती है। उपचार इसका क्या कर सकते हैं आप, एडियों पर चलना चाहिए, पैरों में वेट सूज बांधकर नी अप करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगला है नोकनी क्या है, इसे टकराते घुटने कहते हैं, ठीक है ना। इसे जेनुवेलम कहते हैं। जेनुवेलम किसे कहते हैं, ये आपको पूछा जाएगा, जेनुवेरम और जेनुवेलम एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है दोस्तों। जेनुवेलम किसे कहा जाता है और जेनुवेरम किसे कहा जाता है, ठीक है ना। जेनुवेलम नोकनी को कहा जाता है और जेनुवेरम कहा जाता है बोलगेस को, ठीक है ना, जो मैं आपको बता दूंगा। जो जेनुवेलम भी कहा जाता है कारण बचपन में रेक्टस और बाद में ओबिसिटी, यह विकृति फ्लैट फिट का आधार बनती है, ठीक है ना। उपचार क्या है इसका, सोते वक्त पैरों में तकिया लगाकर सोना, गोमुखासन करना, पद्मासन करना, उठक बैठक लगाना और घुड़सवारी करना, ठीक है ना। अगला जो इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, बोलगेस, इसे धनुषाकार टांगे भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें फीमर और टीबिया हड्डी बाहर की तरफ घूम जाती है, यह केवल बाल्यावस्था में होने का रोग है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कब होता है, बाल्यावस्था में होने वाला, इसे जेनुवेरम कहते हैं, ठीक है ना। बोलगेस को क्या कहते हैं, जेनुवेरम। इसे टीबिया वारा भी कहते हैं। बच्चों में यह रेक्टस भी कहलाता है। विटामिन डी की कमी से यह विकृति आती है और कम उम्र में बच्चों के जबरदस्ती चलाने के कारण इसमें ये आती है, ठीक है ना दोस्तों। घुड़सवार में भी यह पाया जाता है। जो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही आपको यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।